यूपीएससी के फ्री लेक्चर्स के अंदर आपका स्वागत है। ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर, उसके अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी की फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक मानव भूगोल में मार्क्सवादी विचारधारा, रेडिकल अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सबसे पहले तो यही जानेंगे कि मार्क्सवाद होता क्या है, मार्क्सवादी चिंतन क्या है, संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद इसकी क्या संकल्पना है और इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, यानी कहाँ से ये शुरू हुआ और संकल्पना के अंदर किन विद्वानों ने संकल्पना दी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, और उसके बाद हम इसकी आलोचना और निष्कर्ष देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मार्क्सवादी चिंतन से। बहुत संक्षेप में देखते हैं मार्क्सवादी चिंतन क्या है। 1917 के अंदर हुई रूसी क्रांति के बाद सोवियत रूस के अंदर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और साम्यवादी सरकार की यह विशेषता रही कि जीवन का कोई भी पक्ष का अध्ययन करना है, उसके लिए जो भी पद्धति लगाएंगे वो क्या है, मार्क्सवादी पद्धति पर आधारित होगी। तो जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन मार्क्सवादी तरीके से होने लगा। इससे भूगोल भी क्या है, अछूता नहीं रहा। फिर भूगोल विषय के अंदर भी यह विचारधारा आगे बढ़ती है, जो हम आगे देखेंगे। तो मार्क्सवादी चिंतन की मूल मान्यता क्या है कि समस्त सामाजिक संबंध आर्थिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होते हैं। जितने भी सामाजिक संबंध हैं, चाहे वे किसी भी काल में रहे हों, उनका मूल आधार क्या है, आर्थिक है। और आर्थिक के अंदर हमेशा जो वर्ग संघर्ष है वो चलता रहता है। एक तरफ धनी वर्ग होता है, दूसरी तरफ शोषित वर्ग, इनके बीच संघर्ष चलता रहता है, जिसे मार्क्स ने द्वंद्व का नाम दिया। तो ये मार्क्सवादी चिंतन संक्षेप में। इसके बाद हम देखते हैं यह मार्क्सवादी चिंतन भूगोल के अंदर किस तरह आया और इसके आगे क्या प्रभाव पड़े। ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं। मानव भूगोल के अंदर क्रांतिपरक विचारधारा का यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखें तो 1960 के दशक के उत्तरार्ध के अंदर जो दो विचारधाराएं चल रही थी मुख्य, मूल्य निरपेक्ष अवस्थिति विश्लेषण और प्रत्यक्षवाद, इन दोनों के प्रति लोगों के अंदर असंतोष था। ये उचित मूल्य नहीं प्रदान कर रही थी, अतः इनके विरोध में क्रांतिपरक विचारधारा का उदय हुआ। प्रत्यक्षवाद हालांकि एक पूर्णतः वैज्ञानिक विचारधारा थी, वैज्ञानिक विश्लेषण इसके अंदर होता था, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इसके अंदर मानवीय मूल्यों की और मानव है उसकी उपेक्षा की जाती थी। आंकड़ों पर ही फोकस था या गणितीय विधियां प्रयोग में ली जाती थी, लेकिन जो मेन भूगोल जिसके लिए चल रही थी, मनुष्य के लिए, उस मनुष्य की ही अवहेलना इसके अंदर की जाती रही। इसलिए इनके प्रति असंतोष पैदा हुआ और फिर क्रांतिपरक विचारधारा 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी इसके जो बीज है वो फूटने शुरू हो गए। जो विचारधारा है वो 1973 के अंदर आई थी, जो हम अभी संकल्पना के अंदर देखेंगे। थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखने के बाद अब हम इसकी मुख्य संकल्पना पर आते हैं और देखते हैं कि किन भूगोलवेताओं का इसके अंदर मुख्य योगदान है। तो शुरुआत इसकी विलियम बुंगी ने 1962 के अंदर की थी। अपनी पुस्तक थियोरेटिकल ज्योग्राफी के अंदर जो आमूलवादी विचारधारा है, इसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र उन्होंने किया है। मानव भूगोल का इसके अंदर क्या योगदान हो सकता है, या हम कहें कि क्रांतिपरक विचारधारा मनुष्यता के लिए किस तरह लाभदायक हो सकती है, इसका जिक्र है। वहीं समाजवादी दृष्टिकोण से जो शोध हम करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 1968 में एक संस्था बनाई गई, सोसाइटी फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। ये भी एक अमेरिकी संस्था थी और इन्होंने भी जो इस विचारधारा के अंदर किस तरह समाजवादी दृष्टिकोण से शोध किए जाएं ताकि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, इसकी बातें की गई हैं। फिर अमेरिका के ही क्लार्क विश्वविद्यालय के अंदर 1969 के अंदर एक पत्रिका जो कि इस विचारधारा को पोषित करती है, इस एंटीपोड पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। एंटीपोड का मतलब प्रतिध्रुव होता है, एंटीपोड यानी उल्टा ध्रुव। इसमें एंटीपोड ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि धरती पर किसी एक स्थान का बिल्कुल ऑपोजिट स्थान जो कि धरती के केंद्र से होकर जाए वह कहलाता है। जैसे न्यूजीलैंड के पास एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ से उसका बिल्कुल ऑपोजिट एंटीपोड क्या है, स्पेन के अंदर आता है। तो स्पेन का एंटीपोड वह न्यूजीलैंड का एक आइलैंड है छोटा सा। 1973 के अंदर इस विचारधारा की शुरुआत होती है। हार्वे इसको शुरू करते हैं, यानी इसको
मानव भूगोल के अंदर लेके आते हैं, एक विषय के रूप में इसको सम्मिलित किया जाता है इस विचारधारा को। लेकिन जो मुख्य काम किया है वो J.R. पीट ने किया है 1977 के अंदर। इन्होंने बुक लिखी थी रेडिकल ज्योग्राफी, और इस बुक के अंदर जो जो चीज़ें उन्होंने प्रकाशित की हैं वह वास्तव में ही मनुष्यता के बड़ी काम आई हैं। रेडिकल ज्योग्राफी में उन्होंने बताया है कि 20% जनसंख्या है USA की वह पॉवर्टी लाइन से ही नीचे है, यानी उनके पास बेसिक सुविधाएं ही नहीं हैं, वे गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये 20% पॉपुलेशन खासकर न्यू मैक्सिको, मैनहट्टन, कोलोराडो या वाशिंगटन इनके अंदर रहती है। तो इस लेख को जो उन्होंने इस बुक के अंदर छापा था, इस लेख को तुरंत USA गवर्नमेंट ने पढ़ा और उसके बाद इन 20% लोगों का किस तरह उत्थान हो, वहाँ से तो उनके लिए विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, उनके वेलनेस प्रोग्राम चलाए गए। तो ये रेडिकल ज्योग्राफी की बुक के लिए ही J.R. पीट को फादर ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। क्रांतिपरक भूगोलवेता जो कुछ और तर्क देते हैं कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण और पर्यावरण का शोषण किया जा रहा है, जो कि हम आज भी देखते हैं कि कुछ लोगों के पास, कुछ प्रतिशत लोगों के पास बहुत अधिक संपदा है और एक बड़े हिस्से के पास बहुत थोड़ी संपदा है या है ही नहीं। तो इसके लिए एक तो पूंजीवादी व्यवस्था जिम्मेवार है, यानी अमूलवादी जो लोग हैं वे मानते हैं कि पूंजीवाद ही सबसे बड़ा खतरा है मनुष्य के लिए और पर्यावरण के लिए। निजी व्यवसायी हैं जो, और उच्च आर्थिक वर्ग हैं, वर्गों के बीच असमानता है, ये सब केवल क्या है मनुष्य के द्वारा शोषण करते हैं और अपने लाभ के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है और विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य जो व्यापक असमानता है, यानी कितने ही सामाजिक वर्ग हैं और जो समानता है वो कहीं भी दिखाई नहीं देती, तो समानता को ख़त्म करने की प्रक्रिया है वो शुरू की जानी चाहिए। तो ये कुछ इनके विचार हैं अमूलवादी लोगों के, और लेकिन बिल्कुल सीधे विचार हैं, समझ आने चाहिए और तर्कसंगत भी लगते हैं, व्यवहारिक भी हैं। आज हम देख भी रहे हैं कि पर्यावरण का कितना नुकसान हुआ है और जो मनुष्य के एक्सटेंशंस की बातें भी हो रही हैं, जो वैश्विक तापमान है वो तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो एक समय बहुत जल्द आ सकता है कि मनुष्यता के लिए ही संकट खड़े हो जाएं। तो इन सीधी सी बातों को भी जो व्यापक समर्थन नहीं मिला, तो उसके समर्थन के अभाव में ये प्रक्रिया क्या है, ये विचारधारा 1970 के उत्तरार्ध में अवरुद्ध हो गई थी। हालांकि तब इनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था, लेकिन 1980 तक आते आते ये विचारधारा ख़त्म हो गई थी। तो अब इस विचारधारा के कुछ आलोचना भी देखते हैं। रेडिकल विचारधारा की आलोचनाएं भी की जाती रही है। दो तरह के ज्योग्राफर इसकी आलोचना मुख्य करते हैं। अमेरिकी ज्योग्राफर जो यह मानते थे कि भूगोल का कार्य केवल तथ्यों का पारंपरिक विश्लेषण करना ही है, यानी ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इसका काम ही है कि जो भी घटना घटी है केवल उसका विश्लेषण किया जाए, उसके बारे में जो अन्य नियम है वो नहीं बनाने चाहिए। और दूसरा जो सोवियत संघ के भूगोलवेता थे, सोवियत संघ के विघटन से पहले, वे मानते थे कि इस विचारधारा को, जो मार्क्स लेनिन की असली विचारधारा है, उससे खतरा उत्पन्न हो गया है। यानी मार्क्स और लेनिन की जो विचारधारा है वह अपने पथ से डेविएट हो सकती है। इस भूगोल के अंदर जो क्रांतिपरक विचारधारा है, इससे इसका जो मूल कर्तव्य है वह विनष्ट हो सकता है। तीसरा, इस विचारधारा को यूटोपियन मान लिया गया। यानी यूटोपिया क्या है, एक ऐसा काल्पनिक समाज होता है जिसको हम ऐसा सोचते हैं कि वहाँ सब कुछ बराबर होगा, सभी प्रकार की विषमताएं मनुष्यों के बीच खत्म हो जाएगी, और जिसे हम राम राज्य भारत में जिक्र करते हैं वह आ जाएगा। तो इस विचारधारा को भी यूटोपियन माना जाता है कि हाँ, कि इससे जो क्रांतिपरक विचारधारा से जो आगे के जो मनुष्यता आएगी उसके अंदर सभी कुछ बराबर होगा, संसाधनों का वितरण बराबर होगा, समाज के अंदर किसी प्रकार की असमानताएं नहीं होंगी, राज्य खत्म हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट क्या हैं, यूटोपियन मान लिए गए हैं। और चौथा जो मुख्य इसका आलोचना की जाती है कि इसके अंदर जब हम भूगोल के अंदर क्रांतिपरक विचारधारा पढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि उसका ऐतिहासिक और कालिक वितरण देखते हैं कि उस समय वहाँ
क्या हुआ, वहाँ क्या परिस्थितियाँ थी, किस प्रकार वर्ग संघर्ष हुए, या मानव संसाधन किस तरह से वितरित हैं, और क्या क्या उनके जो आगामी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्थानिक विश्लेषण का अभाव रहता है, यानी एक स्थान विशेष के अंदर वहाँ की ज्योग्राफी किस प्रकार प्रभावित करती है भूगोल विषय को, इसका अभाव है। और ज्योग्राफी मूल जो विषय है वो क्या है, एक स्थान का ही विषय है, स्पेशियल साइंस है। तो इसके कारण जो इसका भविष्य है वो ज़्यादा उज्जवल नहीं रहा और आज ये ठंडे बस्ते के अंदर चली गई है। तो इसके निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि ये विचारधारा बहुत कम समय तक प्रभावी रही, यानी 1960 से 1980 तक मात्र 20-25 वर्ष तक ही इसका समय रहा। और चूँकि यह मनुष्य को केंद्र में रख रही थी, इसलिए मानवता विचारधारा के अंदर इसका विलय हो गया, यानी इसके अंदर समाहित हो गई और 1980 तक आते आते ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। मानवतावादी विचारधारा भी जो मानवता के लिए उसका अध्ययन पर बल देती है, और यही इसके अंदर था जो हमने अभी देखा। इसके अतिरिक्त यह वर्ग विभिन्नता और पूंजीवादी व्यवस्था जो कि संसाधनों के अति शोषण के लिए जिम्मेदार है, उसको ही है जिम्मेवार मानती थी। इसके अनुसार कि अलग अलग वर्ग हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, असमान वर्ग हैं, और पूंजीवादी व्यवस्था है जो कि संसाधनों का दोहन कर रही है, पर्यावरण के लिए खतरा है। इसके अतिरिक्त इसकी जो बहुत सारी जो आलोचनाएं भी होती हैं, फिर भी आलोचनाओं के बावजूद यह गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, सामाजिक अन्याय को उजागर करने वाली विचारधारा है। तो ये हम इसके निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हैं। और इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे कि मानव भूगोल के अंदर क्रांतिपरक विचारधारा की संकल्पना दर्शाते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या क्रांतिपरक विचारधारा क्या है, इसका आलोचनाओं को लिखिए। तो इसको आप डिटेल के अंदर लिख सकते हैं। धन्यवाद।